देखेंगे बीपीएससी बीपीएससी का पेपर देख रहे हैं। ये हमारा बीपीएससी 68वीं पीटी में जो मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग में टोटल कितने सवाल थे? 9 सवाल थे। उसका हम बहुत अच्छा मतलब जो सॉल्यूशन हो सकता है ना, वही हम कराने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये आपका रीजनिंग नहीं कह सकते, मैथ का सवाल है। ये किसका सवाल है? मैथ का सवाल है, रीजनिंग नहीं। मैथ का एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, मैथ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से एक सवाल पूछा है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। तो डायरी में कितने लेटर हैं ये आप देख लीजिए, 5 लेटर है और 5 लेटर को आपस में क्या करना? अरेंज करना है। अरे भाई, डायरी है तो आप DIARY डायरी ऐसे लिख सकते हैं। आई को आगे कर दीजिए DARY, ये भी एक शब्द है। फिर ए को आगे कर दीजिए DIRY, ये भी एक शब्द है। इसी तरह से कितने शब्द बन सकते हैं ऐसा पूछा था। तो जब अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट का, तो वो आपका परमुटेशन यानी फॉर्मूला लगता है NPR। ठीक है, अरेंजमेंट करने की बात आएगी तो फॉर्मूला लगेगा NPR। तो कुछ नहीं करना था, 5 लेटर था ना, तो बस 5 लेटर यानी 5 का फैक्टोरियल कर देना था। 5 का क्या करना था? फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल है ना, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या था बाबू? 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 गुना 120। ऑप्शन देखेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना। 5 लेटर को आपस में अरेंज करना था तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक आपका ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, मतलब मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर ये क्या है? रीजनिंग का सवाल है। ये किसका है सवाल बाबू? रीजनिंग का। इसको कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। जैसे ये 44 है, ये 49 है, ये 37 है। ठीक है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे खाली जगह है, फिर 41 है, फिर 58 है, फिर 35 है, ये 53 है। इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम नहीं बना सकते, कम से कम 2-3 प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो। देखिए, हमने हमारा जो दिमाग काम किया, ये 53 में हमने कितना जोड़ा? 5। 53 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 35 कैसे आया होगा? 7 गुना 5 करके। जितना हमने ये जोड़ करके 53 में हम 5 जोड़ेंगे तो 58 आएगा, और 7 में हम इसी 5 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 35। इसी तरह से ऊपर देख लीजिए, 37 में हम कितना जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 37 में हम 7 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 37 में 7 जोड़ेंगे तो 44। तो बाबू 7 में हम 7 से गुना कर देंगे तो 49 भी तो आ जाएगा। ठीक है, 37 में कितना जोड़ने पर 44 आ रहा है? 7। तो यहाँ 7 का मल्टीपल, बीच में जो भी 2 टर्म दिख रहा है 7 का मल्टीपल है, तो 7 में कितना गुना कर रहे हैं? तो 37 में जितना हम इसमें जोड़ रहे हैं। 7 में कितना गुना कर रहे हैं? तो 53 में जितना जोड़ करके 58 आ रहा है। तो देख रहे हैं, तो सेम इसी वे में हम देखेंगे कि 41 में कितना जोड़ेंगे तो 52 आएगा। 41 में कितना जोड़ेंगे तब 52 आएगा। तो जाहिर सी बात है, 2 में से 1 गया, 1 5 में से 4 गया, 11। इसका मतलब यहाँ जो भी होगा वो 7 में 11 का मल्टीपल होगा। 7 में 11 का मल्टीपल कितना होता है? 11 7 77। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉजिक भी सही है। यहाँ देख लीजिए बच्चा, ये भी रीजनिंग का सवाल है और ये भी मस्त सवाल है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बहुत मस्त पूछे गए हैं। देखिए यहाँ 15 में 20 बढ़ा,
तो 15 से 20 बढ़ेगा, कितना जुटेगा 5। 20 से 32 कितना जुटेगा 12। 20 में 12 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 32 में कितना जुटेगा तो 30, कितना जुटेगा 30। अब 62 में कितना जुटेगा, 8 में से 2 गया 6, 11 में से 6 गया 5। और यहाँ देखिए 118 में कितना जुटेगा, 8 में से 8 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 130। तो आपको बताना है यहाँ कितना जुटेगा। तो देखिए 5 है, 12 है, 30 है, 56 है, 130 है, कोई कांस्टेंट नंबर तो ऐड हो नहीं रहा है। तो अब आपको देखना है कि ये आया कैसे। देखिए तो 5 कैसे आया होगा, 12 कैसे आया होगा, किस पैटर्न पर लिखा गया। क्योंकि देखिए सवाल में ही लिखा हुआ है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए आपको लुप्त संख्या बताना। एक समान पैटर्न, ऐसे नहीं कुछ भी अपने मन से लिखना है। तो 5, 12, 30, 56 और 130 ये कैसे लिखा गया, इसके पैटर्न को हम समझते हैं। तो देखिए बच्चा, ये जो 5 है इसको हम 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दे, क्या 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 1 हो जाएगा 5। इसी तरह से इसको हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 + 3 12। इसी तरह से देखो यहाँ 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ेंगे तो 25 5 30 हो जाएगा। यहाँ देखो तो बाबू 7 का स्क्वायर 7 × 49, 7 का स्क्वायर कर दो और उसमें 7 जोड़ दो तो 7 × 49 और 49 + 7 कितना हो जाएगा 56। इसी तरह से 7 के बाद 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर में 11 जोड़ दो तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसमें हम सॉरी 111 में 1 3 5 7 यहाँ 9 होगा। सॉरी बाबू, इसको यही आपको समझना था। एक तरफ जो है, एक तरफ आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है और उधर 1 से लेकर के लगातार आपका विषम संख्या ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, विषम संख्या। देखिए यहाँ 121 में 9 जोड़ देंगे, 121 में 9 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। यहाँ पैटर्न समझ रहे हैं, 2 3 5 7 11 क्या देख रहे हैं, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हैं। इधर क्या देख रहे हैं 1 3 5 7 9, एकदम पैटर्न सही आ रहा है। तो इसी तरह से आगे का जो पैटर्न होगा, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 12 नहीं है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस 9 के बाद क्या आ जाएगा विषम संख्या, 9 + 2 11। तो देख रहे हैं क्या आया 169, 13 का स्क्वायर 169, उसमें 11 जोड़ेंगे तो 169 170 180 180। इसका मतलब अगला जो संख्या होगा वो 180 प्लस करके आएगा। 8 में से 0 जाएगा तो 8 होगा, 8 4 12, हाथ में 1, 2 2 4, यानी अगली संख्या क्या आ जाएगी 428 आ जाएगी। देख रहे हैं कितना अच्छा पैटर्न पर दिया था सवाल, एक बार में सोचना संभव नहीं था, है ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, आगे है किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को ये लिखा गया है, मॉन्क को वैसे लिखा गया है, तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए रीजनिंग का सवाल मस्त पूछा है भाई। जैसे देखिए 2 है, सॉरी देखिए फिर से देखेंगे, हम अच्छे से देखेंगे इस सवाल को, एकदम विथ लॉजिक हम समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ फास्टर है, क्या है बाबू, फास्टर है, क्या है फास्टर है। देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, FASTER फास्टर। देखिए तो क्या किया गया होगा, यहाँ पे है 22 लिखा हुआ, 29 है, 21 है, 23 है, 19 है, ये 5 है और यहाँ पे 6, दिमाग यहीं पे फेल हो जाएगा कितना बच्चा का कि चला ये लेटर 5 है, यहाँ पे 2 डिजिट यदि लेंगे तो 6, 5 ही के 10 है, 10 डिजिट है, यहाँ 6 है, कैसे होगा। दिमाग लगाओ, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि F जो है, F यानी कि 6 के तो आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं संबंध है कि भाई 6 में कुछ करेंगे। अच्छा एक काम करो, F का उल्टा क्या होता है, F का अपोजिट क्या होता है भाई, F का अपोजिट क्या होता है U, F का अपोजिट क्या होता है U, और U का न्यूमरिक वैल्यू कितना होता है, F का न्यूमरिक वैल्यू, F का उल्टा U होता है, U का न्यूमरिक वैल्यू 21 होता है। अच्छा 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा क्या,
देखिए एफ का अपोजिट होता है यू, एफ का अपोजिट होता है यू, और इसमें हम एक जोड़ दिए तो कितना आ गया 22। अच्छा ए तो होता है एक ही, ए को सीधा यहाँ अपोजिट वैल्यू नहीं लेंगे, सीधा एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। देखिए तो 3 को 2 है। आगे देखते हैं एस का अपोजिट वैल्यू क्या होगा, एस का अपोजिट वैल्यू, एस का अपोजिट वैल्यू एच होता है, और एच में हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9। देखिए तो है ना 29 है। इसी तरह से टी है, टी कितना होता है, टी 20 होता है, टी कितना होता है 20 होता है। इसमें सब में हमको एक जोड़ना, 20 में जोड़ेंगे 1 तो 21 हो जाएगा। फिर क्या है ई है, तो ई इसका अपोजिट लेंगे तो ई का अपोजिट क्या है भी, ई का अपोजिट क्या है भी है, भी कितना होता है जी 22 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। इसी तरह से फिर अब एक एक अल्टरनेट करते जाना, अल्टरनेट अपोजिट का एक प्लस और इसमें अल्टरनेट में एक एक प्लस, ऐसे समझना भैया। शुरुआत करेंगे एफ, एफ का उल्टा यू होता है एक जोड़ देंगे, फिर अगला को सीधा उसमें एक जोड़ेंगे, फिर अगला में अपोजिट करके एक जोड़ेंगे, फिर अल्टरनेट करते जाना, अल्टरनेट का अपोजिट में एक जोड़ना है और अल्टरनेट का सीधा एक जोड़ना है। जैसे ये 18 है, आर का वैल्यू कितना 18, 18 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। देखिए इसी पैटर्न पर ये नंबर लिखा हुआ है। आगे भी देख लेते हैं, जैसे मॉन्क है तो हमने क्या बोला, पहला जो लेटर है उसका अपोजिट करिए, तो एम का अपोजिट कितना होता है एन, एन का मतलब कितना होता है 14, न्यूमरिक वैल्यू उसका कितना है 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। देखिए तो 15 है ना। इसका अपोजिट ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, है ना, ओ का अपोजिट एल, एल होता है 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 12 में एक जोड़ेंगे 13। सॉरी बबुआ, हमने एम को तो सीधा यहाँ गड़बड़ हो गया, पहला का अपोजिट लेंगे तो दूसरा का सिंपल लेना है ना। देखो फिर से देख लेते हैं, यही आपको ध्यान देना है। जैसे पहला हम अपोजिट लिए, एम का अपोजिट क्या होगा एन, तो एन होता है 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15, और ओ कितना होता है 15 तो होता ही है, इसमें डायरेक्ट एक जोड़ेंगे 16। फिर इसका अपोजिट लेना है, एन का अपोजिट एम, एम होता है 13, 13 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और के को सीधा ले लेना, 11 में एक जोड़ेंगे 12। देख रहे हैं, पहला अपोजिट अगला सीधा, अगला अपोजिट उसके बाद अगला सीधा, सब में एक एक जुट रहा लेकिन एक अल्टरनेट करके। जैसे आपको निकालना है गाइड का, GUIDE गाइड का, तो पहला क्या है अपोजिट, पहला अपोजिट लेना, जी का अपोजिट क्या है टी, जी का अपोजिट टी, टी बोले तो 20, 20 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 21। फिर यू कितना होता है 21, 21 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। फिर अगला का अपोजिट लेंगे, आई का अपोजिट कितना है आर, आई का अपोजिट कितना है आर, आर बोले तो 18, आर बोले तो 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 18 में एक जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। फिर डी कितना होता है, डी होता है 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। फिर ई का क्या लेंगे अपोजिट, अल्टरनेट करके अपोजिट ले रहे हैं, तो ई का अपोजिट होता है भी, और भी का मतलब होता है 22, 22 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। ये ऑप्शन देख लीजिए किस में है, 21, 22, 19, 21, 22, 19, 5, 23, यानी ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएंगे। इसी तरह का सवाल था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता वहां रीजनिंग के सवाल में, मैथ तो कुछ नहीं है। आयत का क्षेत्रफल है भाई 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी लेंथ और ब्रेथ को हम गुना कर देंगे तो उतना आ जाना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ गुना ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को हम गुना करेंगे तो 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 30 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका परिमाप, परिमाप कितना होता है 2 × L + B, 2 × L + B दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, 2 से इसको काटिए तो 13 आ जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ जोड़ करके 13 आना चाहिए, उसको गुना करके 30। किस ऑप्शन में देख लीजिए, 10 + 3 कितना है 13, तो 13 आ गए यहीं पे, और गुना करेंगे 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ गए। ऑप्शन नंबर कौन आ गए, ए आ गए। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है। एक दुकानदार है जो किसी वस्तु पर क्या देता है 10% छूट।
छूट जब भी दिया जाता है तो मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो अंकित मूल्य आगे ही सवाल में दिया हुआ है, अंकित मूल्य है 400 रुपया, अंकित मूल्य है 400 रुपया, इस पे 10% छूट दे दिया। भाई 10% छूट का मतलब क्या हुआ, 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का चीज में 1 रुपया छूट मिल रहा है, इसको आप कह सकते हैं 9/10 में बेचा गया। ठीक है, अब जितना सेलिंग प्राइस होगा बाबू, इसी पर जीएसटी लग जाता है, जीएसटी लगता है 10%, 10% क्या लगता है, जीएसटी। तो 10% जीएसटी लगता है, मतलब इसमें जीएसटी ऐड होता है। आपका जितना सेलिंग प्राइस होगा, आप जितना चीज में कोई भी चीज खरीद रहे हैं ना, उस पर जीएसटी 10% क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम 1/10 है, 10 में 10 रुपया का चीज रहेगा तो उस पर 1 रुपया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप इस चीज को 11/10 लिख सकते हैं। 9 चौका 36, 36 को 11 से गुना करना है तो आ जाएगा 396, 396, ऑप्शन नंबर सी। अब कितना बच्चा को नहीं डायरेक्ट समझ में आता, चलो दूसरा तरह से समझाते हैं, दूसरा तरह से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है, 10% सवाल में क्या दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, छूट है 10%, और अंकित मूल्य कितना है, ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका हमने बता दिया। अंकित मूल्य है बाबू 400 रुपया, 400 रुपया, इस पे 10% छूट देता है, छूट कितना है, 10%। तो आप देख लीजिए भाई, अंकित मूल्य जब दिया रहे, छूट दिया रहे, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते कि कितना में वह वस्तु को बेचेगा। तो कुछ नहीं करना है, 400 का 10%, 10% निकाल करके 400 से घटा देंगे, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% 40 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है कि 40 रुपया उसको छूट दे देगा। तो विक्रय मूल्य कितना में होगा, विक्रय मूल्य होगा 400 माइनस 40, यानी 400 का चीज जो है वह 360 रुपया में बेचेगा। लेकिन 360 रुपया पर फिर क्या लग जाएगा, 10% जीएसटी। तो जीएसटी कितना लग रहा है भाई, जीएसटी लगेगा 360 का 10%। तो 10% का मतलब हो गया 36 रुपया, कितना हो गया, 36 रुपया। तो फाइनली अंतिम मूल्य क्या हो गया, उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या हो गया, तो अंतिम मूल्य हो गया 360 में 36 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 396, 396। देखिए इस तरह से भी हमने एक्सप्लेन करके भी बता दिया, तो आपके आंसर वही सी ऑप्शन आए। अगला सवाल देखिए, रेशमा जो है अपनी संपत्ति का 1/4, देखिए इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ये आसान सवाल थी, ये आसान सवाल था, देखते हैं। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को देती है। जो धर्मार्थ संगठन है उसको, जो भी उसका संपत्ति है, किसी भी आदमी के पास जो पूरी की पूरी संपत्ति होती है उसको आप कह सकते हैं 1 भाग है। तो 1 भाग का उसने 1/4 यानी 1/4 भाग क्या किया, धर्म के काम में दे दिया, यानी जो धर्म का संगठन उसको दे दिया। और कहता है जो बच गया संपत्ति, तो बचा कितना भाई, बची हुई संपत्ति कितनी है उसके पास, पहले ये तो देख लेंगे। 1 भाग में से 1/4 भाग उसने तो दान ही कर दिया, तो 4 एकम 4, 1 गया तो 3/4 भाग, यानी उसके पास बचा कितना, कुल संपत्ति का 3/4 भाग। उसको अपने 3 बच्चों में बराबर बांट दिया, कितने बच्चों में, 3 बच्चों में बराबर बांटा है। तो प्रत्येक बच्चा को मिलने वाली संपत्ति का कितना भाग होगा भाई, 3/4 को इसको क्या किया, 3 भाग में बांट दिया, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 भाग। इसका मतलब वो हुआ कि अपने 3 बच्चों को 1/4 भाग दे दिया, इसका मतलब 1/4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मैथ के क्वेश्चन आसान थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ई बताना है। कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं, ध्यान देना यहाँ, कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा झूठ है, कौन सा झूठ है। पहली बात पे आते हैं, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। पहले तो वर्ग आप बना लो, यही होता है ना वर्ग। वर्ग में आप क्या पता है, वर्ग के बारे में आपको पता होगा कि इसकी चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। वर्ग बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर के चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का एक समचतुर्भुज है क्या, ये तो समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज ये है
कि उसका भी चारों भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। भाई तो स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। तो भाई प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा, ये तो सही चीज है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो वर्ग को आप आयत कह सकते हैं ना, क्योंकि आयत का प्रॉपर्टीज क्या है, आयत का कंडीशन है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो जब चारों इक्वल है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही ना, ई इसके इक्वल होगा, ई इसके इक्वल होगा। तो वर्ग को आप, हाँ आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, लेकिन वर्ग को आप आयत बोल सकते हैं। प्रत्येक एंगल 90 होता है, तो आयत का भी होता है, वर्ग का भी होता है। तो आप वर्ग को आयत बोल सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग को क्या बोला जा सकता है, आयत बोला जा सकता है। तो ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज होता है भाई। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बस इतने अंतर है कि इसमें सारा भुजा क्या होगा, बराबर होगा, सारा भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज का मतलब है अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है और अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन समचतुर्भुज में एक कंडीशन है कि सारा आपस में बराबर है, तो और अच्छी बात है, इसका सारा प्रॉपर्टीज तो इसमें आ ही जाता है ना, ये भी सही है आपका। भाई तो आपसे पूछ रहा था कौन सा कथन असत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, नहीं भाई इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। कोई भी कथन सही, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन असत्य है भाई, सारा सत्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है 40 नंबर सवाल, और ये लास्ट सवाल है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है, कोई सदस्य है, कोई सदस्य यानी किसी परिवार का सदस्य कौन है, बी, और बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। मेरी बहन कौन है, ए बी की बहन है और इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री है आर। और देखिए कहता है जो लिखा हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो टी की इकलौती पुत्री है। तो ये जो किसके बारे में आया, ए के बारे में। तो ए जो है टी की इकलौती पुत्री है भाई, ए जो है टी की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसका या तो माँ होगा या बाप होगा। तो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स जो है टी और जेड की संतान है। भाई टी तो ये है, यानी इसी की शादी किसी जेड के साथ हुआ होगा, टी की शादी किसी जेड के साथ हुआ होगा, और इसका एक संतान कौन है, एक्स है। भाई तो पहले से बी और ए तो संतान टी का ही है ना, टी का ही बी और ए पहले से संतान है, इसी का एक और संतान कौन है, एक्स। इसी का एक संतान और है जिसका नाम है एक्स। इसके बाद लिखा हुआ है जो, तो जो से पहले कौन आ रहा है, जेड, जो से पहले आ रहा है जेड। तो जेड किस, जेड आ रहा है, कहता है एच की दादी है या नानी है। ये जो जेड है उसके बारे में दिया है कि जेड जो है, जेड किसकी, मतलब एच की दादी है या नानी है। जेड जो है एच की दादी। अरे भैया इसकी दादी, ई दादी और नानी कब होगी, ई माइनस है, मतलब कोई औरत है, तो इसकी शादी इसी के साथ हुआ होगा, ये दोनों के साथ शादी हुआ है, यानी एक पेयर है, कपल है, और इसका बाल बच्चा ये 3 गो है। तो ये तीनों में से किसी ना किसी का बचवे ना, इसका इसी का जो बच्चा होगा उसी के संदर्भ में ये दादी और नानी कहाएगी। तो देखो ये है बेटी, और ये क्या है भाई, बेटा है कि बेटी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बी क्या है, बेटी है कि बेटा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, आगे देखेंगे कहीं कंफर्म हो जाए। तो इसी तीनों में से कोई ना कोई बच्चा होगा, कौन, एच, एच इसी तीनों में से किसी न किसी का बच्चा होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, के जो है एम की माँ है। ये जो के है, के किधर है भाई, के कहीं है ये नहीं है, बगल में लिख लेते हैं कि भाई के जो है एम की माँ है, के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, जो एच की एकलौती बहन है। अरे भाई एच की एकलौती बहन है, समझना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है।
आर मेरी बहन की पुत्री है, आर मेरी बहन की पुत्री है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई लड़की है। आर मेरी बहन ए की पुत्री है, मतलब आर क्या है, पुत्री है। और यहाँ जो कहा कि एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी या नानी है, और बाद में लिखता है कि के जो है एम की माँ है, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एच की इकलौती बहन है भाई, एच की इकलौती बहन कौन है, एम, एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, तो एम की माँ है के, है ना, तो एम के बारे में है कि एच की इकलौती बहन है। भाई यहाँ तो ऑलरेडी एगो बहन है तो इसकी बहन तो नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि बी का बाल बच्चा, यानी इसका बाल बच्चा कौन है, एच, इसका बाल बच्चा ही कौन है, एच, ठीक है। तो एच की दादी या नानी है आपका, के एम की माँ है, के क्या है, एम की माँ है, के कौन है, एम की माँ है। अब एम खोजना पड़ेगा, तो एम किधर है भाई, एम के बारे में कुछ दिया है क्या, एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एच की इकलौती बहन कौन है, एम, एम की इकलौती बहन है। देखिए एच की इकलौती बहन कौन है, एम है, के एम की माँ है, इसका मतलब है कि बी और किसमें शादी हुआ है, के में, बी और के में शादी, ई माँ है तो ई बाप हो जाएगा, ये दोनों में शादी हुआ, ये शादीशुदा है, इसका मतलब यही हुआ ना। एच की इकलौती बहन है, एच की इकलौती बहन कौन है, एम है। एक्स क्या है, अविवाहित है, भाई ये अविवाहित है तो इसका बच्चा बच्ची का संबंध नहीं है, अविवाहित है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए एस ए की जीवन साथी है, एस जो है ए की जीवन साथी, मतलब ए औरत है, इसका मर्द है एस, इसका मतलब ए और एस में शादी हुई है ना, एस ए का जीवन साथी है। तो आपको बताना है के का एस से किस प्रकार संबंध है, तो के यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, ये दोनों में क्या संबंध है, तो देखिए ये तो औरत है, ये मर्दाना है, ये औरत का ये क्या है, भाई है, तो औरत का भाई, अरे भाई एस जो भी है इसका पति है, तो पत्नी का जो भाई होगा एस के संदर्भ में क्या होगा, ये साला है, ये क्या है, उसकी पत्नी है के, यानी साला की जो पत्नी है ना, साला की पत्नी है। देखो ऑप्शन बड़ा गजब का है इसमें, बहनोई होगा, देवर होगा या साला की पत्नी, तीनों में से कोई एक होगा, तो यही होगा ना, सी ही है, साला की पत्नी है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है बहनोई देवर साला है, ये तो एकदम नहीं होगा, ये ऑप्शन एकदम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि भाई लेडीज है, के क्या है, लेडीज है, ये बहनोई देवर साला कर रहा है, इसमें भाभी ननद और साली, तो भाई साली कैसे होगी, अब भाभी ननद साली, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट है ना। ये सवाल करने लायक नहीं था एग्जाम में, रियलिटी पूछिए तो एग्जाम में करने लायक नहीं था, क्योंकि कंफ्यूजन था। लास्ट यदि आपको एग्जाम पूरा देने के बाद 5 मिनट समय बचता तो ये सवाल कर सकते थे, क्योंकि आपको बनाने के बाद भी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते कि इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है ना, समझ में नहीं आता। चलिए हमने सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कराया, आप एक बार देख लीजिएगा, यही होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।